नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। इस विशेष एपिसोड का नाम है अनकही बातें। आप हमारे इतने इंटरव्यूज़ अब देख चुके हैं कि इस शो को अपनी एक अलग पहचान मिल चुकी है। आपको रहता है हर रविवार इस शो का इंतज़ार। आपके इंतज़ार को अब हम करते हैं ख़त्म। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक विशिष्ट हस्ती से। नाम है इनका चरणजीत सिंह सौंधी। नाम से आप अंदाज़ा नहीं लगा पाए ना, लेकिन जैसे ही हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके जीवन से जुड़ी बातों को जानेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि बालाघाट में जन्मे चरणजीत सिंह सौंधी बालाघाट ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत करते हैं महान कहे मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश गान भी गाया है। तो हमारे साथ हैं फेमस सिंगर चरणजीत सिंह सौंधी। आपका बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थर्ड आइज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और पहली बार मैं बालाघाट में इंटरव्यू कर रहा हूँ और मेरा जन्म स्थान है और मैं बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने शहर में आज इंटरव्यू कर रहा हूँ। शुरुआत से हम आपके सफ़र की बात करें चरणजीत सिंह जी, तो सिंगर बनने से पहले जो कुछ तालीम रही आपकी, शिक्षा दीक्षा रही, जन्म रहा, वो कहाँ से रहा, किस तरह रहा? मेरा जन्म बालाघाट का है। कुछ पढ़ाई मेरी बैयर में हुई और कुछ गवर्नमेंट स्कूल, म्यूनसिपल स्कूल, और उसके बाद मैं जबलपुर और भोपाल में पढ़ाई मेरी हुई। और फिर मैंने कुछ टाइम यहाँ नौकरी की और नौकरी करने के बाद फिर मैं मुंबई चला गया गाने के लिए। और वहाँ पे मैंने फ़िल्मी गानों का और भजन से मैंने अपने गाने का सफ़र शुरू किया। मेरे साथ जावेद अली, सोहम, प्रिया भट्टाचार्य, प्रीति पिंकी, ये सभी लोग मेरे साथ टी सीरीज़ में फ़िल्मी गानों पर भजन गाते थे। और करीब मैंने 10 से 15 एल्बम ऐसे गाए, किसी भगवान को छोड़ा नहीं। शंकर जी, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, सबके भजन गाए। सिंगिंग को कैसे आपने अपना पेशा बनाया? क्योंकि आपने कहा कि आपने यहाँ नौकरी भी की कुछ दिन, सरकारी स्कूल से आपकी यहाँ शिक्षा हुई है। ये जो सिंगिंग का एक आपका जुनून था या गायकी का जो शौक़ था, ये किस तरह करियर के रूप में तब्दील हुआ? मुझे बचपन से गाने का शौक़ था, इसलिए कि मैं प्लेयर था। तो मैं बालाघाट के मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे, जिनको मैं गाने सुनाया करता था, और बहुत सारे तो चिढ़ भी जाते थे कि क्या गाने सुनाते रहता है, लेकिन उन्होंने मुझे तैयार किया और उस तैयारी के बलबूते मैं मुंबई चला गया किसी को छोड़ने। और जिसको मैं छोड़ने गया मुंबई, वो मुझे भी मुंबई छोड़ा। और भगवान का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान ने मुझे बॉलीवुड में जाके गाने का मौका दे दिया। क्योंकि ऐसे रोज़ कम से कम 5,000, 1,000, 2,000 कलाकार रोज़ वहाँ सिंगर बनने, आर्टिस्ट बनने आते हैं। माया नगरी ने आपको बुलाया, बॉलीवुड में आप गए। किस तरह का संघर्ष रहा वहाँ पर? क्योंकि आपने ही कहा कि 1,000 5,000 तकरीबन लोग रोज़ आते हैं अपने सपनों के साथ। आपके साथ संघर्ष किस तरह का रहा? सफलता कैसे मिली? मुझे गाने का मौका तो बड़ी आसानी से मिल गया। और मेरा एक दोस्त जिसने मेरी बहुत मदद की, बालाघाट से ही हैं वो, और उन्होंने मेरी बहुत मदद की। और पहले तो मैंने टी सीरीज़ में गाना गाया, उसके बाद सोलो मेरे भक्ति एल्बम आए गणेश जी के, और साईं बाबा का सोलो एल्बम आया। उसके बाद पहला मेरा पंजाबी इंटरनेशनल गाना आया, जिसके राइटर बालाघाट में, जब मैं बालाघाट शो करने आया था 2003 में, तो बालाघाट में आईजी थे सुखराज सिंह जी, जिन्होंने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा गाना लिखा। क्योंकि जब मैं यहाँ से पंजाबी इंडस्ट्री की तरफ गया तो मुझे बहुत अच्छी पंजाबी बोलनी भी नहीं आती थी, पढ़नी भी नहीं आती थी और लिखनी भी नहीं आती थी, क्योंकि मेरा जन्म बालाघाट का था। लेकिन सुखराज सिंह जी, जो आईपीएस मध्य प्रदेश कैडर के हैं, उन्होंने मेरी बहुत तैयारी करवाई। और 2005 में मैंने टी सीरीज़ के लिए दर्द एल्बम किया, और वो एल्बम का एक गीत हमारा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनी हुआ। और उस गाने पे हमने जिस आर्टिस्ट को ब्रेक दिया, कलाकार को, वो आज फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, रजत टोकस, जिसको आपने जोधा अकबर, पृथ्वीराज चौहान, ये सब सीरियल में मुख्य किरदार में देखा है आपने। उसको पहला मौका मेरे पंजाबी एल्बम से मिला था। पंजाबी सिंगिंग इंडस्ट्री की हम बात करें, बड़े दिग्गज नाम हैं, हंसराज हंस, दिलर मेहंदी, गुरदास मान। ऐसे में चरणजीत ने अपनी जगह कैसे बनाई? ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मुझे पता है कि पंजाबी इंडस्ट्री बहुत महंगी इंडस्ट्री है। क्योंकि वहाँ हम अगर 5,000, 5 लाख, 10 लाख का वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ 25 लाख और 50 लाख से शुरुआत होती है। तो मेरे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के के लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन टी सीरीज़ कंपनी ने मेरा काफ़ी सहयोग किया, और स्पेशली सुखराज सिंह जी ने
मेरा बहुत मेरी मदद की, जिस वजह से मैं मेरा आज पंजाबी इंडस्ट्री में करीब मेरे 15 से ऊपर गाने मेरे खुद के हैं, जिनके की वीडियो मैंने देश में भी विदेशों में भी शूट किए हैं और इंडिया में भी शूट किए हैं। और जब मेरा गाना नॉमिनी हुआ तो मेरा सभी कलाकारों से मेरा मिलना हुआ। उससे पहले मैं किसी कलाकार को नहीं जानता था। कई ऐसे कलाकार मुझे मिले जिनके कि मैंने गाने गा के गाने सीखे, अब गाना सीखा था। वो कलाकार मुझे वहाँ पे नॉमिनेशन में अवार्ड फंक्शन में मिले। तो बहुत अच्छा। आप तो खैर मैंने एक मदन बद्दी जी के साथ चंडीगढ़ चंडीगढ़ गाना किया। कदीते हसबोल उनका गाना काफ़ी हिट है। तो आप यूट्यूब में तो अब सब चीज़ें मिल जाती हैं। गानों की बात हुई है चरणजीत जी, तो पंजाबी कोई गीत अगर आप गा दें तो हमारे दर्शक बहुत खुश हो जाएंगे। मेरा एक गीत जो नॉमिनी हुआ था अवार्ड में, उसके वो पंजाब की समस्या के ऊपर हमने गाना सुखराज सिंह जी ने लिखा था। वो गाना ये था कि हर घर से पंजाब में एक एक लड़का या फिर फ़ौज में चला जाता है और एक विदेश चला जाता है। तो माँ की क्या फ़ीलिंग होती है, वो फ़ीलिंग मैंने गाने की कोशिश की थी और काफ़ी पसंद किया पंजाब के लोगों ने, और विदेश से लोगों ने उसको वीडियो को बड़ा ही मतलब पसंद किया था। उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। ये माँ की फ़ीलिंग है जो मैं आपको गा के सुना रहा हूँ। पुत्तां दे दर्द अवल्ले कोई माँ होवे तां जाने, छड्ड परदेस गया तैनू माँ दी याद नावे, माँ दी याद नावे। पुत्तां दे दर्द अवल्ले कोई माँ होवे तां जाने। बहुत ही खूब। और पंजाबी इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, किस तरह से पंजाबी इंडस्ट्री ने एक आउटसाइडर को स्वीकार किया? क्योंकि हम अक्सर ये नेपोटिज्म और हम ये बात भी सुनते हैं कि वहाँ परिवारवाद चलता है। एक बालाघाट जैसे छोटे से शहर का लड़का पंजाबी इंडस्ट्री में कैसे स्थापित हो पाया? देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरे को पंजाबी बोलनी, पढ़नी, लिखनी कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि मेरा जन्म बालाघाट का था। लेकिन सुखराज सिंह जी जो आईपीएस थे, उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की। और पंजाब में जब मैंने गाना किया तो वो गाना, चूँकि हमने वहाँ की जो प्रॉब्लम थी, तो हर माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया वहाँ पे। और वो गाना इतना पसंद किया गया कि मुझे तो पहली बार जब मुझे नॉमिनेशन मेरा इंटरनेशनल अवार्ड में गाना हुआ, तो मुझे पहली बार बिलीव ही नहीं हुआ कि गाना मेरा नॉमिनी कैसे हो गया। क्योंकि यहाँ वहाँ तो ये है कि पंजाबी सिंगरों के करीब करीब 10-15 गाने आ जाते हैं, उसके बाद नॉमिनेशन उनको कभी एक आध गाने में मिल जाए तो मिल जाता है। और मेरा पहला ही गाना आया और नॉमिनेशन हो गया। उसके बाद पंजाब के काफ़ी सारे सिंगरों के साथ मैंने जालंधर में, चंडीगढ़ में स्टेज परफॉर्मेंस किए और मुझे बहुत प्यार मिला उनका। और अभी भी लगातार मैं गाने कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरा एक बहुत अच्छा गाना आ रहा है, बुर्ज खलीफा, जिसकी शूटिंग मैं दुबई में और जयपुर में करके आया हूँ। और बहुत जल्दी एक आध महीने के अंदर वो गाना आपको यूट्यूब में बड़ी म्यूज़िक कंपनी से सुनने मिलेगा। ये भी हम जानना चाहेंगे कि आप बॉलीवुड से भी जुड़े रहे। एकता कपूर जी के सीरियल्स में, बल्कि बहुत सारे सीरियल्स में आपने बैकग्राउंड वॉइस अपनी दी है गानों के रूप में। इस जो ये एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस है, इससे जुड़ने का अनुभव कैसा रहा? मेरे साथ प्रिया भट्टाचार्य गाने गाती थी, जिसने एकता कपूर के सभी सीरियल के टाइटल गाए थे। तो उसकी वजह से मुझे बैकग्राउंड गाने का मौका मिला। और मैंने काफ़ी सारे सीरियल, सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कुमकुम, कसौटी ज़िंदगी की, कैसा ये प्यार है, ये सभी सीरियल में मैंने कुछ गाने रिकॉर्ड करके जो एपिसोडों में आते थे। तो काफ़ी अच्छा अनुभव था। और मतलब बहुत मज़ा आता था, क्योंकि नया नया मेरा सफ़र था। और काफ़ी मुझे लोगों ने प्यार दिया। एक नाम बदलने का भी बड़ा ट्रेंड है बॉलीवुड में। आपने नहीं कभी सोचा कि चरणजीत सिंह सौंधी बड़ा लंबा सा नाम हो रहा है, तो मैं भी कोई एक निक नेम रख लूँ? मैं जब शुरू में गया था तो पहले मानो के नाम से एक दो मैंने रिमिक्स गा दिए थे। फिर लेकिन मैंने अपना नाम चरणजीत सिंह सौंधी मतलब कर लिया था, क्योंकि मैं जॉब जॉब में था। लेकिन उसके बाद जॉब में होने के बाद मतलब मुझे लगा था कि नहीं, अब मैं अपना नाम, जो मेरा ओरिजिनल नाम है, उसी को मैं चलाऊं।
बालाघाट में आपका जन्म हुआ, बालाघाट को किस रूप में याद करते हैं? क्योंकि एक अरसे बाद आप बालाघाट आए हैं और सौभाग्यवती है जो मेरी नज़रों में, क्योंकि मैं बालाघाट के बहुत सारे गांव को जानता हूँ, जहाँ तक कि डाबरी, सुलसुली, पाथरी, ये सब भी जानता हूँ। मैं सब जगह देख चुका हूँ। और बालाघाट में 7 खदानें हैं। बालाघाट में पूरा बम्बू जो विदेश भी जा रहा है और पूरे भारत भर में बम्बू जाता है यहाँ का। नेशनल पार्क है यहाँ पे, बड़ी बड़ी होटल्स हैं यहाँ पे। तो बालाघाट में कोई चीज़ों की मतलब ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बालाघाट में नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों का मुझे मलाल होता है, लेकिन मैं ऑन कैमरे नहीं बोलना चाहता ये बातें। लेकिन हमारे जैसा शहर, हमारा जैसा ज़िला, मुझे इतनी सारी खूबसूरती, इतनी सारी अच्छाइयाँ किसी दूसरे शहर में देखने को नहीं मिलती हैं। आपने विदेशों में भी अपने शोज़ किए, वहाँ दर्शकों का कैसा प्रतिसाद मिलता है? अभी रिसेंटली मैं दुबई शो करके आया हूँ और बहुत प्यार मिला, क्योंकि चूँकि मैं पंजाबी भी गा लेता हूँ, कुछ देशभक्ति भी गा लेता हूँ और भजन तो मेरे काफ़ी सारे हिट हैं। और पंजाबी गानों के साथ साथ फ़िल्मी गाने भी मैं गा लेता हूँ, क्योंकि किशोर जी मेरे आदर्श थे। तो काफ़ी प्यार मिलता है। और एक चीज़ का बड़ा मुझे मतलब अच्छा लगता है कि मुझे लोग ये अगर सुनना चाहते हैं कि मैं पंजाबी सुनाऊँ तो मैं पंजाबी सुना देता हूँ, मैं हिंदी सुना देता हूँ। मगर भजन भी काफ़ी सारे हिट हैं, तो काफ़ी सारा एक साथ मैं मटेरियल लोगों को सुना सकता हूँ और बड़ा अच्छा प्यार देते हैं लोग मुझे। हिट भजन की आपने बात कही, सबसे हिट भजन आपका कौन-सा रहा जो आपको पसंद है और जो दर्शकों को भी, श्रोताओं को भी पसंद रहा है? देखिए, भजन मैंने सभी भगवान के, सभी बड़ी म्यूज़िक कंपनी के लिए गाए हैं। टी सीरीज़ के लिए, वीनस के लिए, टिप्स के लिए, सारेगामा म्यूज़िक के लिए। लेकिन अभी मैंने 2014 में एक एल्बम किया था आराधना। उसमें मैंने एक गाना किया था, राधा रानी हमें भी बता दे ज़रा तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। ये भजन काफ़ी लोकप्रिय हुआ और आज भारत के जितने भी कथावाचक हैं वो सभी इस भजन को गाते हैं। और आप सबका भी ये भजन सुना होगा, लेकिन मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। राधा रानी हमें भी बता दे ज़रा तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधे राधे रटे हर घड़ी बावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। ये भजन से मुझे बहुत प्यार, आशीर्वाद मिला। और इस भजन ने आपकी तकदीर के सारे रास्तों को बुलंद किया और मंजिल तक पहुंचा दिया। हाँ, ये गाना, ये भजन जो है, ये भजन ब्रज में तो बहुत सुपर डुपर हिट है, क्योंकि मैं ब्रज में जब प्रोग्राम करने गया तो मुझे बहुत मतलब मेरे इस गाने के टाइटल से ही लोग मुझे सुनने के लिए हज़ारों की तादाद में आए थे। तब मुझे पता लगा कि मेरा गाना काफ़ी हिट है। और अब तो खैर मैं इस गाने को हर जगह गाता हूँ। एक जब चूँकि आपका नाम इतना जाना पहचाना नहीं था, एक गुमनामी में एक सिंगर अपनी ज़मीन तलाश रहा था। अब जबकि आप इतने हिट हैं, क्या अंतर पाते हैं दोनों लाइफ़स्टाइल में? ज़्यादा प्रसिद्ध होना, क्या आपको लगता नहीं कि कई बार ऐसे अकेलेपन की ज़रूरत होती है हमें या शांति की ज़रूरत होती है, लेकिन फैन्स फॉलोइंग जो होती है वो पीछा कभी छोड़ती नहीं है? तो मतलब क्या कुछ चलता रहता है एक मुकाम पर पहुँचने के बाद? देखिए, मैं बहुत छोटे स्तर से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं अपनी ज़मीनी चीज़ों को नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, मेरा को देखने का कई लोगों का नज़रिया बदल गया है, क्योंकि मैं चूँकि अब फ़ेम में रहता हूँ, तो कुछ लोग मेरे बारे में गलत भी सोच लेते हैं। लेकिन हाँ, जो नए फैन्स हैं मेरे, जो नए मुझे जानने वाले लोग हैं, जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, चाहे फ़ेसबुक में हो, चाहे इंस्टाग्राम में हो, चाहे यूट्यूब में मुझे देखते हैं। चूँकि मैं बालाघाट में मैंने 2003 में प्रोग्राम किया, उसके बाद मैं अभी 2018 या 19 में मैं बैगा ओलंपिक में बैहर आया था, क्योंकि बैहर से मेरा एजुकेशन भी हुआ था। मैंने 2 साल बैहर में पढ़ाई की थी मिशन स्कूल में। तो फ़ैन फॉलोइंग में मतलब ये हो जाता है कि अब सभी लोग पसंद भी करते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया है। लेकिन मैं अभी जिस मुकाम से मैं उठा हूँ, तो मैं अपनी मंजिल को, और मैं अभी भी ये मानता हूँ कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मैंने संगीत की शिक्षा वैसे पद्धति से नहीं ली है। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे मंच परफॉर्मेंस करके बहुत सारी चीज़ें नया क्या मुझे देना है जिससे मेरी अलग पहचान हो, तो इसकी तैयारी में मैं लगा रहता हूँ। यहाँ पर ये भी हम जानना चाहेंगे, चूँकि आप बालाघाट से जुड़े रहे हैं, तो आप प्रोडक्शन में भी बड़े सक्रिय रहे हैं। बालाघाट के लिए क्या कुछ योजनाएँ हैं? देखिए, बालाघाट में मैंने अभी तक तो कुछ नहीं किया हूँ।
हाँ, एक बात ज़रूर है कि मैं बालाघाट प्रशासन का और मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने मुझसे एक गाना यहाँ जिला प्रशासन के लिए करवाया था। वोट करें, वोट करो, वोट करो बालाघाट वालों। तो वो मेरा प्रोडक्शन था, रवि चोपड़ा जी ने लिखा था वो गाना। और उसमें सारे लोग मुझे बताते हैं कि वो गाना सबको बहुत पसंद आता था। तो बालाघाट के शहर के ज़िले के सभी लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने उस गाने को इतना प्यार दिया था। और बालाघाट के लिए मैं कुछ एक आध पंजाबी गाना रिसेंटली अभी मैं करने जा रहा हूँ, जिसकी मैं शूटिंग प्लान करने के चक्कर में हूँ, चाहे मैं गांगुलपारा या बैहर के आसपास, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है बालाघाट में। ऐसी ऐसी जगहें हैं जो कहीं हमको कश्मीर की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे बालाघाट में ही बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं जल्दी ही एक दो भजन यहाँ पे शूट करूँगा और एक आध पंजाबी बड़ा गाना यहाँ शूट करूँगा। कोई मज़ेदार वाक़या याद आता हो दोस्तों के साथ या अपने सहयोगियों के साथ, सहकर्मियों के साथ, वो ज़रूर साझा करें। हम बालाघाट में मैं स्पोर्ट्समैन था। तो अब तो जो मेरा ये इंटरव्यू देख रहे होंगे वो हंस भी रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त तो मुझे गाते गाते मना भी कर देते थे, अरे यार हो गया बहुत, अब गाना गाना मत सुना। लेकिन उन लोगों ने, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ और मतलब इस लायक बन गया कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। और ये दोस्तों का प्यार था, उनकी दुआएं थी, और ऐसा ही प्यार आशीर्वाद आप सबका मुझे मिलता रहेगा। तो मैं ज़रूर बहुत अच्छे अच्छे और बहुत नए नए वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। परिवार में कौन-कौन है चरणजीत सिंह जी? मेरे परिवार में मेरे चाचा हैं और मेरी मदर हैं, एक मेरे बड़े भाई दिल्ली में हैं, और बाकी मेरे रिलेटिव्स बहुत सारे हैं, दोस्त बहुत हैं यहाँ पे बालाघाट में। वाइफ़ के लिए कुछ नहीं कहा? हाँ, मेरी अच्छा, भूल गए मतलब। नहीं नहीं, मेरी वाइफ मध्य प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर है और अभी भोपाल में कार्यरत है, जिस वजह से मेरा मुंबई और भोपाल का मेरा संपर्क बहुत बना रहता है। जी। इसके अलावा भी आप यहाँ की मशहूर राजनीतिक हस्तियों से जुड़े रहे हैं, उनके प्रोग्राम्स करते रहे हैं, ये कैसा अनुभव रहा और क्या-क्या किया आपने इस क्षेत्र में? मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करीब 25 से 30 सभाओं में अपना शो किया हुआ है। मध्य प्रदेश के मैक्सिमम बड़े शहरों में मैंने मोदी जी की सभा के पहले मैंने देशभक्ति गाने, भजन ये गाए हैं। और उसके बाद अभी मध्य प्रदेश सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए, यूपी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सारे शो कर रहा हूँ। और अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश स्थापना दिवस में मैं मध्य प्रदेश गान गाने के लिए आया हूँ। इसके लिए एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आपके चैनल के मार्फत बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसे कलाकार को इतने बड़े मंच पे आपने गाने का मौका दिया था। जी। और अब चूँकि हमारे एपिसोड का जो वक़्त है ये समाप्ति की ओर है, तो चलते-चलते हमारे तमाम दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो अपने सपनों को पंख दें और अपनी मंज़िल को प्राप्त करें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका मन है, जो आपकी अंतरात्मा कहती है ये करना है, उसके लिए ट्राई ज़रूर करना चाहिए, उसकी तैयारी करिए और कोशिश करिए, ज़रूर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मुझे काफ़ी समय लग गया, 22 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी नया-नया हूँ। तो आप लोग सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुझे आशीर्वाद, प्यार देते रहिए। और चलते-चलते तो फिर एक फ़रमाइश होगी ही आपसे। मैं बहुत ही प्यारा एक किशोरदा का गाना आपको सुना देता हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आपका बहुत शुक्रिया चरणजीत सिंह जी, आपने अपने जीवन से जुड़ी इतनी अच्छी बातें हमारे साथ, हमारे तमाम दर्शकों के साथ बाँटी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। कभी अलविदा ना कहना किशोरदा की गाई हुई ये चंद पंक्तियाँ थीं, लेकिन समय की ये मांग है कि अब आपसे विदा लेनी होगी। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान देखने के लिए आपको करना होगा थोड़ा-सा इंतज़ार, यानी अगले संडे तक का। लेकिन जो इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल अनकही बातें से माधुरी कटरे ब्रह्म को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।